हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग बायो को सेक्शन को देख रहे थे और उसमें हम लोग वर्गीकी के नोट्स हम लोग देख चुके थे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं ताकि हम लोग का एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे और कोई कन्फ्यूजन ना हो सके। तो आइए मिलकर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञानियों पादप जगत और प्राणी जगत के जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है, तो ये किसकी है? तो ये कीटों की संख्या है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। कीट ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत कुल ज्ञात जंतु जातियां लगभग 15 लाख में से लगभग 60% 9 लाख ऑर्थोपोडा संघ के हैं। जंतु जल, स्थल तथा वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, तो कारण सभी एक कोषीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो इसका आंसर होगा यानी कि पहला, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन और असर्शन का सही स्पष्टीकरण करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अमीबा एक प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय जंतु है जो कि प्रायः द्विखंडीय विधि द्वारा जनन करता है। सभी एक कोषीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन क्रिया करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपना शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनका शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी, स्तनधारी आते हैं, जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिसके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये होगा सभी इकोनोडर्म सजीव प्रजक हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इकोनोडर्म्स समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय समिति प्लेंटिमेरस रेडियल सिमेट्री वाले ड्यूटेरियस यूरिसोलोमेट यूमेटाजोआ होते हैं, जिनकी डिंबक प्रावस्था में शरीर की समिति द्विपार्श्वीय यानी बाइलेटरल होती है। सभी इकोनोडर्म सजीव प्रजक विविपेरस नहीं होते हैं, यानी कि एक कथन सही नहीं है जबकि प्रश्नगत कथन सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो ये स्टारफिश नहीं है। कुछ समुद्री जीव जंतुओं के नाम पर मछलियों के नाम मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियां नहीं हैं, जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश, हैगफिश, रेसरफिश, काईफिश इत्यादि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मछली है? तो ये होगा कैटफिश। इसका एक्सप्लेनेशन देखें। रजत मीन सिल्वर फिश एक छोटा पंखहीन कीट है। क्रेफिश के एक कड़े खोल वाला जानवर है। जेलीफिश कशेरुकी जंतु नहीं है तथा यह मछली की श्रेणी में नहीं आता। कैटफिश वास्तविक मीन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो ये समुद्री घोड़ा। इसका एक्सप्लेनेशन, सितारा मछली स्टारफिश सितारे नुमा इकोनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेलीफिश और लिया को कहते हैं जो संघ सिलेंट्रेट का एक जंतु है। डॉगफिश स्केलोडॉन को कहते हैं जो कि उपस्थिति मीन कार्टिलेजस फिश है। समुद्री घोड़ा को अश्वमीन हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं जो कि एक अस्थि स्थल वास्तविक मीन होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो एक समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो ये व्हेल मछली है। व्हेल मछली पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर भी अधिक तथा वजन 180 मीटर से टन से अधिक हो सकता है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है, तो ये स्तनपायी। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा स्तनपायी है, तो ये व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों के विशालतम है, तो ये स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्णतः वयस्क नर स्पर्म व्हेल 50 से 55 फीट लंबी, 35 से 40 टन वजनी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता, तो एक्डीना। एक्डीना एवं प्लेटिपलस एकमात्र अंडे देने वाला स्तनपायी जीव है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उड़ने वाली स्तनपायी है, तो ये चमगादड़। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनपायी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। यह पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसे अग्रबाहु पंख में परिवर्तित हो गए हैं जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा के यह झिल्ली गर्दन के लेकर हाथ की उंगलियों और शरीर के पार्श्व भाग में होती हुई पूंछ तक चली जाती है एवं पंख का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता, तो ये चमगादड़ नहीं आता। नेक्स्ट है निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह, तो ये होगा समुद्री गाय और समुद्री सिंह स्तनधारी है। समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार की कशेरुकीय मछली है। समुद्री सिंह भी एक स्तनधारी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो ये स्तनी में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है। इसे स्तनी वर्ग में अर्थात मैमेलिया के गण सिटेशिया में रखा गया है। यह अंततः ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है तथा इसके मादा चुचुक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से सील किस जाति कहती है, स्तनपायी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सील तथा फोका एक स्तनपायी जंतु है जो गण कार्निवोरा में आता है। यह एक जलीय चुस्त और शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इनमें नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इसमें चंपू फिलिपर्स उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निरसंग प्राणी कौन सा है, तो ये व्हेल। व्हेल एक निरसंग प्राणी है जो स्तनधारी जलीय जंतु है। इसका शरीर धारा रेखित होता है तथा इस त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर लवर शरीर का तापरोधक कार्य करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एम्फीबिया बताता है, तो ये जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपायोजित होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेढक, टोड इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य के अन्य सभी वानर गुण से पृथक करता है, तो ये जानने की इच्छा प्रकट करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। सिर्फ इस जंतु में गूढ़ चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत और अक्षरबद्ध वाणी तथा भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि क्षमताएं होती है। वर्तमान काल में इसकी कपाल गुहा का आयतन 1450 से 1500 औसतन 1475 क्यूबिक सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है, तो लंगूर नहीं है। कपी प्राणी जगत में हेमोडोनिया महापरिवार का सदस्य जानवर जातियों का कहा जाता है। इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं। पहला हीन कपी, यह छोटे आकार के कपी होते हैं जैसे गिबन। दूसरा महाकपी, यह बड़े आकार के मानव नुमा कपी होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरन उटान। लंगूर कपी वर्ग में नहीं आते बल्कि बानर वर्ग में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मानव सदृश लघुत्तम कपी है, तो ये गिबन।
गिबन हीन कपी की श्रेणी में आते हैं। यह छोटे आकार के कपी होते हैं, जबकि चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरेंगुटान बड़े आकार के कपी होते हैं तथा ये महाकवि कपी के श्रेणी में आते हैं। नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? तो ये हिरन। नीलगाय भारत में पाए जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग जंतुओं को कहा जाता है जिसमें अस्थायी सींग होते हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंगाभों के समान नीलगाय के सींग हर साल गिर कर नए नहीं उगते। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? तो ये गीदड़ में नहीं पाए जाते। गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु है। गीदड़ कुत्ते के परिवार की प्रजाति है। सामान्यतः गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस ओरलियस है। गीदड़ों के पैर का नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। ऑक्टोपस है, ये ऑक्टोपस एक मृदुकवची है। ऑक्टोपस एक मृदुकवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से जानते हैं। यह एक सिफेलोपोड्स मोलस्क है जिसके 8 मुखी भुजाएं पाई जाती हैं। इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा अकशेरुकी है, तो ये स्क्विड है। कोलोसस स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो इसका एक्सप्लेनेशन से देखते हैं। केकड़े का वर्ग मेलेस्कोस्ट्रा है। बरूथी का वर्ग एकेंडिया है। बिच्छू का वर्ग एर्किनिडा है। मछली का वर्ग एर्किनिडा है। स्पष्ट केकड़ा अन्य 3 वर्ग का नहीं है, यानी कि केकड़ा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाइट लेग हॉर्न किस एक किस्म है? तो ये कुक्कुटों की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं टिक तथा माइट वास्तव में होते हैं? तो ये मकड़ी वंशी। टिक तथा माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होती है जो कि एरेनीगन के अंतर्गत आते हैं। इसे उपांग संधि युक्त होते हैं। इसके शरीर द्विपार्श्वीय या बायलैटरल और त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। अधिकांशतः टिक कशेरुकी जंतुओं के बाह्य परजीवी होते हैं, जबकि माइट से परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जुगनू होता है? तो ये कीट होता है। जुगनू तथा खरदोद कीट की एक परिवार है। इसके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करके अपने सभी संगी को आकर्षित करते हैं। दूसरे जानवर का शिकार करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो यह मकड़ी नहीं होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मकड़ी वर्ग एरिनक्रिडा तथा क्रम एरेनी का एक जंतु है जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव का जाला बनाती है। सभी मकड़ियाँ परपक्षी होती हैं। अन्य विकल्प के जंतु कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पाद पाए जाते हैं, जो कि सभी कीटों का विशिष्ट गुण है। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती क्योंकि इसके 8 पाद पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मकड़ी कीट के भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो यह मकड़ी नहीं होगा। नेक्स्ट, जब चींटियां काटती हैं तो अंतःक्षेपी करती हैं? तो यह फॉर्मिक अम्ल। चींटियां के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है, जिसका दैनिक उपयोग जीवाश्मनाशी के रूप में रबर के व्यवसाय और फलों के रसों में सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है? तो ये गौसमीर रेशम कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फीता कृमि उभयलिंगी है। गोल कृमि अलग अलग लिंग होते हैं। फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है। गिनी कृमि एनेलिड है। कौन कौन से सही है? तो पहला और दूसरा और तीसरा सही है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। क्योंकि गिनी क्रम एक श्रुत कृमि जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम ड्रेस्क्यूनस मेडिनिसिस
है। यह मनुष्य तथा दूसरे जंतुओं का परजीवी जंतु है। इसके संक्रमण से शरीर में दमा, उल्टी, खुजलाहट, इकोनोफिलिया इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं। यह सब शरीर में परजीवी के विषैले पदार्थ के प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। तो ये मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह होगा केवल मादा रक्त चूसती है और नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। ये सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कशेरुकीय पक्षी और स्तनियों के रुधिर चूसती हैं और बाह्य परजीवी के रूप में होती हैं। नर मच्छर रुधिर नहीं चूसते, वे अपना पोषण फल फूलों के रस से करते हैं। कभी कभी मादाएं भी फल फूलों के रस चूस सकती हैं। मादा मच्छर समानतः नर के मच्छर से बड़े होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं। तो ये ऊंट होगा। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है क्योंकि इनका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। उनके पैर गद्देदार होते हैं। श्वसन की लय अति धीमी होती है तथा एक बार में अत्यधिक जल को पीकर जल संग्रह अपनी आंत में कर लेते हैं, जिससे कई दिनों तक उन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्पों की 20 ग्रंथियां किसके समांग है। तो यह होगा कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। सर्पों की 20 ग्रंथियां कशेरुकीय प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती है। सांप का विष वास्तव में उसकी लार का परिष्कृत रूप है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप में होती है जंबिका दंत के। विषैले सर्पों के ऊपरी जबड़े मैक्सिकी हड्डियों को 1 से 3 जोड़ी प्रायः एक जोड़ी बड़े और पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालू के मुखग्रासन ग्रहिका में उभरे रहते हैं। ये मैक्सिलरी दंत, जंबिका दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित 20 ग्रंथियों से संबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। ये सैलो वृत्त कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कीटहारी पादप है। तो ये घटपर्णी। घटपर्णी पौधा शिकार करने पर अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। घट पक्षी पौधे में फंसे कीट उसे एकत्रित विषैले द्रव से मर जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। तो ये पत्ता होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। इन पौधों की पत्तियों में पर्णफलक, कलश और सुराही भांति विकसित होते हैं। इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसा कि कोई कीट पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होता है वैसे ही कलश की ढक्कन के द्वारा ढक लिया जाता है तथा पाचक एंजाइमों द्वारा नाइट्रोजन का पाचन घटपर्णी द्वारा कर लिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो यह डी होगा घटपर्णी परजीवी या आवर्तबीजी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। घटपर्णी नेपथलीन द्वारा पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्राय ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये घटपर्णी जलोभिद ये सही नहीं है। अमरबेल तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, आर्किड अधिपादप एपीफाइट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेपथीस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ अपवर्तीय पौधा पाया जाता है। तो ये मेघालय में पाया जाता है। नेपथीस खासियाना घटपर्णी भारत के मेघालय राज्य के गारो खासी जयंतिया पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पौधे के कौन से भाग में हल्दी प्राप्त होती है। तो ये तना। पौधे के तने के भाग में हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने के लायक हिस्सा प्रकंद जो कि एक अंत भौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है।
हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा होता है जिनका वनस्पति नाम कुरकुमा लागा तथा बहुकुल जिंजीबरेसी के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया है, जिसका उपयोग औषधि, मसाले और रंग कारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है, तो ये प्रकंद है। नेक्स्ट है फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है, वह है तो वह ड्रूप है। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है। यह सोपबेरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का ड्रूप है। ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिसकी बाहरी छिलके और गुद्दे के अंदर एक सख्त गुठली हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न अधोमुखी उत्पादित सब्जियों में कौन से एक रूपांतरित जड़ है, तो ये शकरकंद। शकरकंद कैलोकुलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है, पर यह अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय का व्यवहार कर सकता है। यह एक सुपुष्पक पौधा है। इसके रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के प्रवसंधियों के जो जमीन के अंदर प्रवेश में फूल जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है, तो ये शकरकंद का। गन्ना, आलू, अदरक तने का रूपांतरण है। इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शकरकंद का संग्रह अंग जड़ कुंभी रूप या मूलांकुर रूप से विकसित होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सा तना है, तो ये अदरक। गन्ना, आलू, अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शलजम, गाजर, शकरकंद जड़ों की श्रेणी में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुमेलित करना है। प्रकंद, अदरक, असंगकंद, आलू, शलकंद, लहसुन, घनकंद, जिमीकंद, सूरन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, तो ये आलू। आलू एक अंतर्भौमिक रूपांतरित स्तंभ कंद है जिसमें भोजन का संचय हो जाता है। इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएं पाई जाती हैं जो वृद्धि कर नए पौधे का रूप ले लेती हैं। आलू है एक कंद है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं। ये लगभग गोलाकार होते हैं तथा भूमिगत शाखाओं में अंतिम सिरों के फूलने से इसका विकास होता है। कंदों के पास भागों शिखर पर कलिकाएं पाई जाती हैं। आलू की आंखें पर्णसंधियों को प्रदर्शित करती हैं। उनके नए पौधे का विकास होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्य सहायक है, तो ये कवक मूल है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कवक मूल कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों की मध्य उपयोगी प्रकार्य सहचारी जिसमें वह एक दूसरे से लाभान्वित होते रहते हैं। इसमें कवक मृदा से खनिज लवण तथा जल के सोख कर उच्च स्तरीय पादपों की पहुंचाता है, जबकि उच्च स्तरीय पौधा बदले में भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नत्र जन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो यह सहजीवी है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फलीदार पादपों में जड़ों में मौजूद गांठों नूडल्स में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम सहजीविता का जीवन यापन करते हैं। यहाँ एक और जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं। वहीं पर दूसरी ओर फलीदार पौधा उन्हें आवास तथा भोजन उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मटर का पौधा है, तो ये साग। मटर का पौधा एक द्विबीजपत्रीय शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा होता है। यह पौधे का तना कमजोर होता है, अतः इसमें सहारे के लिए प्रतान पाए जाते हैं, यही टेंड्रिल। यह कुल फैमिली ल्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तना काट आमतौर के किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये गन्ना शुगर कैन कुल गेमिनी के अंतर्गत आता है, जिसका तना काट आमतौर से कायिक प्रबंधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका तना ठोस सन्निबद्ध होता है जिसमें पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लौंग है, तो लौंग बंद कलियां हैं।
लौंग बंद कलियां जिनका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वनस्पति नाम सैजिजियम एरोमेटस है, जो कि कुल मिटेसी के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना गया है। इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है। इसकी पत्तियां बड़ी या अंडाकार होती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित मसालों में से कौन सी पुष्पकलिका होती है। तो ये लौंग लौंग यूजीनिया कैरीफ्लाइटेसा नामक मध्यकंद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। लौंग है तो ये सूखे फूल हैं। नेक्स्ट देखते हैं लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो ये सूक्ष्म पुष्पकली। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये होगा केसर बीज से सुमेलित नहीं है। अदरक राइजोजोम, अफीम, अफीम की टुडी और सन तना। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। केसर एक मसाला है जिसे सैफ्रोकोकस के पुष्प की वर्तिका या वर्तिकांग से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का वानस्पतिक नाम कोकस सेटावाइस है, जो कि इरिडेसी कुल का अंतर्गत आता है। केसर क्रोकस सेटावाइस फूल के स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है, जो बीज बनाने वाले भाग है। यह एक पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा है। केसर का स्वाद तीखा होता है, जिसमें सेफ्रॉनॉल तथा पिकोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। इसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थ की स्वादिष्ट व सुनहला बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केसर होता है सूखा मिश्रण किसका। तो ये फूल के बीज बनाने वाले भागों का। नेक्स्ट है नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भागों के युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये आलू मूल सही नहीं है, अदरक प्रकंद सही है, प्याज मांसलपन और नारियल भ्रूणपोष सही है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। आलू खाने वाला भाग कंद रूपांतरित तना होता है, न कि मूल, अतः विकल्प सी सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो ये तना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक फल है। तो ये भिंडी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भिंडी का पौधा एक पुष्पीय पादप है जिसका वनस्पति नाम एबिनोमोकस इक्विंटस है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है। अन्य विकल्पों में आलू खाया जाने वाला तना और मूली और शकरकंद का भाग जड़ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पादप कली है। तो ये एक भूनिय टहनी है। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तना के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। तो यह कैवेकस। कॉर्क और ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका वनस्पतिक नाम क्वेकस सुवर है। इस पौधे का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। कॉर्क अनियमित आकार का, पतली वृत्ति वाला तथा मोम युक्त कोशिकाओं वाला होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लहसुन की अभिलाक्षिक गंध का कारण है। तो ये सल्फर यौगिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लहसुन की अभिलाक्षिक संघ के कारण गंधक यौगिक सल्फर कंपाउंड है। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में सल्फर पाया जाता है। लहसुन वोलेटाइल और एसेंशियल ऑयल के कारण सक्रिय गुण रखता है। इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। लहसुन का उपयोग स्वेदजनक, मूत्रवर्धक, कफ निवारक, उत्तेजक इत्यादि के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो ये सल्फोनिक अम्ल को। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्याज काटने पर सिथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। सिथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फाइड एमिनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अस्थायी सल्फोनिक अम्ल अपने पुनः व्यवस्थित कर साइनोप्रोफेंसियन एस ऑक्साइड का निर्माण करता है और आंख में आंसू उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो ये पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है।
एक पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर मिलाकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, तो यह कैप्सेइन की उपस्थिति, यानी कि बी, मिर्च की तीक्ष्ण या तीखा स्वाद एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्सिसिन C18H27NO3 के कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाल मिर्च तीखी होती है इसमें क्योंकि उसमें उपस्थित होता है ये कैप्सिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण के वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, तो ये कोशित पुपा। रेशम का कीड़ा कोशित अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा को बचाव हेतु इसमें लाल ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थों को खोल को या कोकून तैयार करता है, जिससे रेशम की प्राप्ति की जाती है। रेशम का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेशम कीट जिन पर पनपता है वे है शहतूत की पत्तियां। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है आवर्तबीजी पादप से। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिन्हें सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवर्तबीजी पादप है। कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एक्लेलाइड है जिसका स्वाद तीखा होता है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द और प्रियान रोगों में उपचार किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मलेरिया रोग को प्रभावी औषधि कुनैन निष्कासन किया जाता है, तो सिनकोना की छाल से। नेक्स्ट कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है, तो ये छाल से। नेक्स्ट कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, तो ये छाल। नेक्स्ट देखते हैं मलेरिया निदान के हेतु आर्थिरन नामक औषधि प्राप्त होती है, ये बीजीय पादप से। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं मलेरिया निदान हेतु आर्थिरन नामक औषधि बीजीय पादप से तैयार की जाती है। कुकिन, एट्रिबिन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधियाँ भी मलेरिया निदान हेतु प्रयुक्त की जाती है। ज्ञातव्य है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। इसका वाहन मादा एनोफिलीज मच्छर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि में एक प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया जाता है वह है क्लोरोक्विनिन। कुनैन नामक इलेक्ट्रोलाइट्सन सिनकोना पौधे की छाल से तैयार की जाती है जो कि मलेरिया रोग के उपचार के लिए उपयोगी है, किंतु क्लोरोक्विनिन नामक कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित कर दिया है क्योंकि इसका भी उपयोग अब मलेरिया उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न में से किन समूह में जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने के महत्व है, तो ये डायटम। एक कोशीय डायटम जीव समूह का प्रयोग साल्बिन 350 परीक्षण के डूबने से मृत्यु का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शहतूत का फल है, तो ये सोरोसिस है। शहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। यह एक प्रकार का बहुमिश्रित फल है। अनानास और कटहल फल भी सोरोसिस कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, तो कपास। सन, पटसन, जूट तनों की रेटिंग की रेशा प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास की फलों में स्थित बीज का बीजावरण से लगी रेशों का प्राप्त करते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक बड़ी सबसे लीट रेशा तथा दूसरी छोटी फज रेशा कहते हैं। लीट रेशे व्यापारिक तौर से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जबकि फज रेशे कम महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है ल्यूमस मूल ग्रंथियों में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं लेग हीमोग्लोबिन फली वाले पौधे जैसे अल्फाफा या सोयाबीन की मूल ग्रंथियां में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति नहीं पाया जाता, तो ट्रिटिकेल। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं ट्रिटिकेल मानव निर्मित अनाज व धान्य है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता। वैज्ञानिकों ने इसे शक्कर पौधे के प्रयोगशाला में गेहूं ट्रिटिकम और राई सिलेसी सिकेल को परस्पर संकरण करा के तैयार किया है। इस संकरण में गेहूं के मादा तथा राई के नर भाग परागकण का उपयोग किया जाता है। इसका अनाज मूलतः स्वीडन और स्कॉटलैंड द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसको मुख्यतः
पशुओं के चारों के लिए उगाया जाता है। इससे रोटी अच्छी नहीं बनती। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार का तिलहन सरसों की किस्म निश्चित करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता है तो यह इनके तेल इरुसिक अम्ल में बहुत अल्प मात्रा में होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैनोला खाद्य तेल का एक प्रकार है जिसे प्राथमिक तौर पर कीथ डाउनी या वाल्टर स्टीफेंस द्वारा 1970 में कनाडा में उत्पन्न किया गया था। कैनोला के बीजों का उपयोग खाद्य तेल के उत्पादन में होता है जो मानव उपयोग के लिए अनुकूल होता है क्योंकि इसमें पारंपरिक रेपसीड तेलों की तुलना में यूरिक एसिड की मात्रा कम होती है। यूरिक एसिड काफ़ी कम मात्रा में अतिरिक्त इसके पोषक गुण काफ़ी अलग होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया को देखा जाता है कंपाउंड क्षुद्र बीन्स द्वारा। जीवाणु अति सूक्ष्म या साधारण जीव है। इसकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन तक होती है। कुछ जीवाणु 60 माइक्रोन तक की लंबाई के होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं को कंपाउंड क्षुद्रबीन यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है क्योंकि यह किसी वस्तु को 1500 से 2000 गुना, कुछ में 4000 गुना बड़ा करके दिखाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पंजी टिश्यू। स्पंजी उत्सक एक गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो। स्पंजी टिश्यू एक ऐसा विकार है जो फलों के मुक्त अल्फांसो आम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इस विकार के कारण आम कच्चे एवं अम्लीय रह जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कथन। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं कारण इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा, इसका आंसर सी ए सही है परंतु ये कारण गलत है। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषित तथा स्वपोषित है। स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यह जीवाणु 2 प्रकार के प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणुओं को हरित लवक के अभाव का होता है। कुछ जीवाणुओं में पनहरित से मिलते जुलते रंग द्रव होते हैं जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा यह जीवित या मृत सीमा रेखा में होते हैं तो सही है। ये वनस्पति और जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं सही। ये फूल देने वाली फूल ना देने वाली वनस्पति सीमा पर रखे होते हैं तो ये सही है यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। जीवाणु सबसे सरल अति सूक्ष्म एक कोशिकीय आद्य प्रिमेटिव जीव है जिन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक या हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। इसका अध्ययन जीवाणु विज्ञान किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन है मरुस्थलीय पौधे जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। कथन है कारण मृदा की उच्च तापमान जड़ को विकास को प्रोत्साहित करता है। तो इसका आंसर होगा असर्शन सही है और रीजन गलत है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मरुस्थलीय पौधे के अंतर्गत कैक्टस, मदार, घीकार इत्यादि पौधे आते हैं जो कि सूक्ष्म वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेने की क्षमता रखते हैं। इन पौधे में जड़ तंत्र मृदा के से जल की खोज के लिए काफ़ी लंबे हो जाते हैं तथा इसके तने छोटे रूपांतरित कभी कभी भूमिगत होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मरुस्थलीय पौधा की जड़ें लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मरुस्थल में फ्रियोटस फाइट्स मिलते हैं यानी कि ऐसे पादप जिनमें लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती हैं। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्रियोटोफाइट्स मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनमें जल को संचित रखने के विशिष्ट तरीके विकसित हो जाते हैं। इन पौधे की जड़ें अत्यधिक लंबी होती है जो भूमि में काफ़ी गहराई तक जाकर पानी का अवशोषण करती है। क्रियोटोफाइट्स के जड़ें वस्तुतः 25 से 30 मीटर तक लंबाई ग्रहण करके भूमिगत जल सतह में पहुंच जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं। तो ये मरुवृक्ष कहते हैं।
इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शुष्क वातावरण या मरुभूमि जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को मरुविद जीरोफाइट कहते हैं, जो कि अपने शरीर को शुष्क वातावरण के प्रति पूर्णतः अनुकूलित कर लेते हैं। जल के उत्सर्जन को कम करने के लिए इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म क्यूटिकल की परत से ढकी रहती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है। इसके अंतर्गत नागफनी, मदार, नोरियम, बायोफिलम इत्यादि पौधे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, ये मांसल होते हैं। मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधे कुछ भाग जल को संचित रखने के लिए अधिक मांसल व स्थूल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो हेलोफाइट कहलाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लवण मृदुविग्ध उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणयुक्त जल में पैदा होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। दूसरा, गन्ने के सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। तीसरा, नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट कहलाते हैं। चौथा, सुतुष्टावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। इनमें से कौन सा सही है? तो चौथा और पहला सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, अतः पहला सत्य है। बीजों की सुप्तावस्था तोड़ने वाले हार्मोन जिबरेलिन और साइटोकाइनिन है, अतः 4 भी सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसिडोबैक्टर, अंततः कथन 2 असत्य है। नमकीन पानी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट कहलाते हैं, इसलिए कथन 3 भी असत्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर है। तो इसका आंसर होगा यांत्रिक अवलंबन के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अधिपादप वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधे पर उगे और लगे रहते हैं। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सिर्फ पोषक पौधे पर यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर रहते हैं। इन्हें वायवीय पादप या एरियल प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि इनके जड़ें मृदा में नहीं लगती है। इनके अंतर्गत आर्कटेज के पौधे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं, तो जड़ों के बालों से। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पौधे अपने जड़ों के बालों द्वारा भूमि के जल का अवशोषण करते हैं। जड़ों के बाल रूट हेयर एक प्रकार की पतली भित्ति वाली एक कोशिकीय संरचना है जो जड़ों के बाहरी भाग एपिडर्मिस से निकली होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं, ये जलीय पौधे को कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट्स जलों में कहते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतराकोशीय स्थान होते हैं जिनमें वायु भरी होती है जो कि पौधे के तैरने में सहायक होते हैं। इन पौधे में यांत्रिक ऊतक मैकेनिकल टिश्यू भी बहुत कम विकसित होते हैं तथा उनका पूर्ण अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो इसका आंसर होगा जल का प्रकाश अपघटन। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। पौधे द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा का परिणाम जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, जिसमें जल के अणु टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं और इनमें H2 आयन इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। जल का प्रकाशीय अपघटन प्रकाश कर्म में संपन्न होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से किसका सम्मिलित सुमेल नहीं है? तो तीक्ष्णभक्षी गौण उपभोक्ता सम्मिलित नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। उत्पादक स्वजीवी वे होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उपभोक्ता परोपजीवी होते हैं अर्थात दूसरे जीव अपना भोजन पदार्थ ग्रहण करते हैं। विघटन मृतोजीवी होते हैं जो अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों को ग्रहण करते हैं। तीन भक्षी गौण उपभोक्ता न होकर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक उत्पादक कहलाते हैं।
पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के लाभक क्लोरोफिल की सहायता से करते। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्कियोबैक्टीरिया एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो ये मीथेन के। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया के लक्षण सामान्यतः जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। इनके मिथेनोजेन समूह अवयवी होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों और पशुओं के रुमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, तो ये वातक तंत्र से करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। सभी कीटों में श्वसन की क्रिया होती है जिसके दौरान वे ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इनमें श्वसन के लिए वायु नलियों या ट्रैकी का जाल बिछा रहता है जिसे वातक तंत्र कहा जाता है। यह तंत्र बाहरी वायु को ग्रहण कर शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर्दियों के मौसम में जब बाहरी तापमान जल के हिमांक बिंदु से कम हो जाता तब झीलें तथा नदियां जम जाती है, परंतु इस दशा में झील या नदी के केवल ऊपरी परत में ही जमती है। ऊपरी परत में नीचे जल अपने तरल रूप में विद्यमान होता है, इसलिए मछलियां या अन्य जलीय प्राणी जमी हुई झीलों में भी जीवित रह सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जल से बाहर निकाल ली जाने वाले पर मत्स्य मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जल से मत्स्यों को बाहर निकाल दिए जाने पे वे मर जाती है क्योंकि वे श्वसन क्रिया नहीं कर पाती। मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं जो कि पूर्णतः जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के अनुकूलित होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मछलियों में समानता श्वसन होता है, तो यह गलफड़ द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब के फल में लाली का कारण है, तो एंथोसाइनिन है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेब के फल में लाली के कारण एंथोसाइनिन नामक वर्णी लवक है। लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे कैरोटीन गाजर में, टमाटर में लाइकोपीन वर्णक, पीले रंग में के वर्णक जैसे जैंथोपिल हल्दी में तथा चुकंदर में बिटरनिन वर्णक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टमाटर में लाल का कारण है, तो यह लाइकोपीन। लाइकोपीन एक चमकदार लाल रंग का कैरोटीन है जो कि टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पपीते में पीले रंग का कारण, तो कैरिकाजेंथिन होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पपीता का वनस्पतिक नाम कैरिका पपाया है। इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि विटामिन ए के प्रिकर्सर द्वारा होता है। इसमें उपस्थित पैपेन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पपीते में उपस्थित कैरिकाजेंथिन वर्णक के कारण इसका रंग पीला होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाल ही में हमारे वैज्ञानिक ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और इसके फल का गुद्दा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है, तो यह अंडमान द्वीप में खोजी गई है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अंडमान द्वीप पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के केले की एक नई प्रजाति को खोजा जिसे मूसा इंड अंडमानोसिस नाम दिया गया है। यह नई प्रजाति की ऊंचाई लगभग 11 मीटर है जबकि सामान्य केले की प्रजातियां लगभग 3 से 4 मीटर तक ऊंची होती है। गुच्छे में पकने से पहले यह केला हरे रंग का ही रहता है, लेकिन पकने के बाद इस छिलके का पीले और गूदे की रंग नारंगी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक स्पीसीज से संबंधित है, तो यह होगा चीनी, अमेरिका, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीवित प्राणियों की समूह चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी एक ही स्पीसीज होमो सैपियंस से संबंधित हैं, जबकि शेष विकल्प में जंतुओं का समूह अलग अलग स्पीसीज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खमीर एक उदाहरण है
ये कवक का। नेक्स्ट है ईस्ट और मशरूम है, तो ये फफूंद है। इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो ईस्ट और मशरूम फफूंद है। ये पर्णहरित रहित संवहन उत्तक रहित होते हैं जो कि भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ईस्ट एक्सोमाइसिस कुल का, जबकि मशरूम वैसिडोमाइसिस का कुल का एक सदस्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मशरूम क्या है, तो ये कवक है। कुकुरमुत्ता एक कवक होता है जिसमें हम खाद्य पदार्थ के रूप में सब्जी बनाने के उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, ये कवक होता है। नेक्स्ट कपास का प्रमुख घटक है, तो ये सेल्यूलोज होगा। कपास का रासायनिक संगठन निम्न प्रकार से देख सकते हैं। सेल्यूलोज 91%, जल 7.85%, प्रोटोप्लाज्म 0.55%, बसीय तत्व 0.40%, खनिज लवण 0.20%। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक और शैवाल से। लाइकेन दो पूर्णतः भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैध पादप होता है। इन वनस्पतियों में से एक शैवाल और दूसरा कवक होता है, किंतु इन दोनों में इतना निकटतम सहचर्य होता है कि इनसे बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य है, तो ये शैवाल और कवक। इसके एक्सप्लेनेशन देखें। लाइकेन निम्न श्रेणी की एक छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां एवं छाल, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान और शिलाएं मुख्य हैं। वास्तव में लाइकेन दो पूर्णतः भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैध पादप होता है। इन वनस्पतियों में से एक शैवाल है तो दूसरा कवक, किंतु इन दोनों में इतना निकट सहचर्य होता है कि इससे बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है। यह सहचर्य में अधिकांशतः कवक ही होता है, जो शैवाल वाले अंग के ऊपर एक थैले की भांति आवरण होता है तथा थैलस के आकार के लिए उत्तरदायी होता है। दोनों वनस्पतियों की मिश्रित वृद्धि से ही लाइकेन को एक विशेष आकार और संरचना प्राप्त होती है, जिससे लाइकेन कई कुल और जातियों में विभक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नोस्का पिन किससे प्राप्त होता है, तो यह पोस्ता पॉपी से। चिकित्सीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नोस्का पिन पोस्ता से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेरोइन प्राप्त होती है, तो ये अफीम पोस्ता से। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। यह सफ़ेद रंग का पाउडर है जो अफीम पोस्ता से प्राप्त मॉर्फिन के संश्लेषण से बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है, तो ये फल से प्राप्त होती है। मॉर्फिन पोस्ट वैज्ञानिक नामक पैपावर सोमनीफेरस के अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है। पोस्ट का पौधा एक आवर्तवृक्षी पादप है जिसे अफीम तथा हेरोइन से प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन शब्द की उत्पत्ति मार्फियस से हुई। इसका उपयोग दर्द निवारक औषधि तथा निद्रा कारक के रूप में किया जाता है। मॉर्फिन का सीधा प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैक्टस से। इसका एक्सप्लेनेशन है अफीम के पौधे के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपक्व फल में एक चीरा लगाया जाता है जिससे उसका दूध निकलने लगता है और निकलकर सूख जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अफीम पोस्ट पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो अधपके फल से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफीम का मुख्य अवयव है, तो ये मॉर्फिन का। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं पैपेवर सोमनीफेरस पैपेवेरेसी कुल का प्रमुख पौधा है। इसके परिपक्व कैप्सूल के दूधिये लैक्टस से अफीम अर्थात ओपियम प्राप्त होती है। अफीम में मुख्यतः मॉर्फिन नामक एल्कोहॉइड पाया जाता है। अफीम अनेक औषधियों के शांतिकर के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अफीम की लत हानिकारक होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है, तो ये पैपेवर सोमनीफेरस है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं पैपेवर सोमनीफेरस पैपेरेसी कुल का पौधा है। इसका फल अनेक बीज युक्त कैप्सूल होता है जो छिद्र या कपाट द्वारा सपुष्टित होता है। इसके परिपक्व
इसके अपरिपक्व कैप्सूल के दूधिये लैक्टेज से अफीम अर्थात ओपियम प्राप्त होती है। अफीम से अनेक एल्कलॉइड जैसे मॉर्फिन, कोडीन, पेपोरिन आदि प्राप्त किए जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।